नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। चलिए, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे। हमारे साथ किशोर नाने हैं मोतीलाल ओसवाल से और रविंद्र राव होंगे कोटक सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है, आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले गोल्ड इंपोर्ट का अपडेट दे देते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव है और बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से घटाकर 4% करने की सिफारिश दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस पर फैसला वित्त मंत्रालय का है। बजट से पहले वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव जाते हैं, ये रूटीन प्रक्रिया होती है। इस पर क्या फैसला होगा ये बजट में ही पता चलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष पेटे साहब हैं, जीजेसी जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, बजट में इस बार उम्मीद कर सकते हैं क्या कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होगी गोल्ड पर? नमस्ते विष्णु मोहन जी। नमस्ते सर। ये प्रस्ताव आपने सही कहा, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री को गया है और ये जैसे हर साल उनके रिकमेंडेशन जाते हैं वैसे ये रिकमेंडेशन गया है। और अगर ये ड्यूटी कम होता है तो हम तो वेलकम करेंगे, क्योंकि सब ज्वेलरी एसोसिएशन ने पिछले 2-4 सालों में कहा था कि अगर कस्टम ड्यूटी कम होती है तो इलीगल व्यापार इसमें बंद हो जाएगा और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री फॉर्मलाइजेशन और ऑफिशियल बिजनेस की तरफ पूरी शिफ्ट हो गई है, चल रही है, तो उसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी। जीएसटी से भी सब लोग खुश है तो वो रफ्तार आगे बढ़ेगी। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। लेकिन कई सेक्टर में ये भी बात आ रही है कि जीएसटी का शायद रेट बढ़ सकता है अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद, तो वो शायद तकलीफ वाला मामला हो सकता है, क्योंकि ये जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ये कस्टमर फेसिंग, कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री है। वहाँ पे जो जीएसटी का इंसिडेंस आता है वो कस्टमर को सामने दिखता है। अगर वो समझो इवन 5% कस्टम ड्यूटी हो जाती है, कस्टम ड्यूटी नहीं जीएसटी, तो एक 10,000 रुपये या सोना लेते हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब उसका ज्वेलरी बनाएगा तो उसको वापस 2,500 रुपये जीएसटी भरना पड़ेगा। तो उससे शायद लोगों को तकलीफें होंगी और वो अनऑथराइज जगह पे चले जाएंगे, तो तकलीफ हो सकती है। तो जीएसटी बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कस्टम ड्यूटी कम होती है तो वेलकम। ओके सर, लेकिन जिस तरह के अभी के हालात अगर आप देखें तो गोल्ड इंपोर्ट बिल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 6 साल में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट है, करीब करीब 900 टन सोने का इंपोर्ट हो चुका है 2021 में। ऐसे में आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा सरकार के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करना? इसमें भी दो चीज़ों देखना जरूरी है। लास्ट ईयर पैंडेमिक के हिसाब से इंपोर्ट कम हुआ था, उसका थोड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट ये साल में हमें देखने मिल रहा है, और गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ गई है, इसलिए इंपोर्ट का अमाउंट आपको हमें ज़्यादा दिखता है। लेकिन मैं सरकार की सराहना करना चाहूँगी कि उन्होंने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम भी रिवैम्प किया है, जिसमें देश में जो गोल्ड अवेलेबल है उसको अगर सर्कुलेशन में हम ला पाएंगे। हमने भी कई सुझाव दिए, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाव दिया कि उसमें कैसे सहूलियत की जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। तो अगर वो फॉलो हो जाता है और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में अगर सरकार ज़्यादा सोना जुटा पाती है तो अपना डोमेस्टिक देश में जो सोना है वो भी यूज़ हो जाएगा, इंपोर्ट उसके लिहाज से कम हो जाएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो इलीगल जो सोना आता है वो भी बंद हो जाएगा। सो सब प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकते हैं। ओके आशीष पेटे जी, आप बने रहिए। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं इब्जा से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जिस तरह के अभी करंट माहौल है, 900 टन इंपोर्ट हो चुका है सोना, 6 साल में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट है, फिस्कल डेफिसिट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या सरकार के लिए आसान होगा क्या गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करना? हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रपोजल भेजे जाते हैं हर साल, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस तरह के मार्केट की सिनेरियो है फिलहाल? देखिए, जैसे आपने कहा कि एक रूटीन चीज है, हर साल बजट के पहले वाणिज्य मंत्रालय अपने जो भी प्रपोजल होता है, क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय को एक्सपोर्ट के साथ साथ में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना रहता है, तो वो डेफिनेटली प्रपोजल भेजते हैं ड्यूटी में कटौती के।
तो इस बार भी उन्होंने शायद ये प्रपोजल भेजा होगा, इसमें कोई वो तो नहीं, मनाही तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो वित्त मंत्रालय करेगा। और मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्रालय अपना कोई बड़ा रेवेन्यू लॉस करेगा। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे कि ड्यूटी में कटौती करके जीएसटी में को बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार के प्रपोजल पर शायद सरकार विचार कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो हमें इसमें भी कोई तथ्य नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी के डिसीजन तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होंगे। और दूसरा, आप एक और एंगल है, वो है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और डोमेस्टिक एक्सचेंज, जो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो उसके मद्देनजर जब तक वो शुरू नहीं होते एक्सचेंजेस, और उसके मद्देनजर ही कोई भी ड्यूटी और जीएसटी पर डिसीजन लिया जाएगा। तो उसके आउट ऑफ साइट जाके कहीं पर भी डिसीजन लेना, मुझे कोई इस बात में कोई लॉजिकली तथ्य और सच्चाई नजर नहीं आती। इसी प्रकार से पहले भी थोड़े दिन पहले भी अफवाह उड़ी थी कि जीएसटी 3% से बढ़कर 5% हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई डिसीजन सरकार इन आइसोलेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज या डोमेस्टिक एक्सचेंज के रिपोर्ट के बिना, या उनके तथ्यों को या उनके सक्सेस को जाने के बिना कोई डिसीजन ली। हालांकि जीएसटी अगर बढ़ाए भी जाते हैं तो जीएसटी का जो कलेक्शन होगा इनके साथ अगर भरपाई कर भी ले तो जीएसटी, अगर लोग फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाए, अगर गलत तरीके से सोना खरीदे, बिना बिल के खरीदे, तो वहां भी फिर जीएसटी का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने और क्या मुश्किलें सर आ सकती है आने वाले बजट में? देखिए, एक बात हमें समझना जरूरी है कि पहले तो पूरे विश्व में जो भी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर कहीं भी गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी है ही नहीं। गोल्ड पर सिर्फ वहां पे उन कंट्रियों में वैट है, क्योंकि चाइना है वहां पर 17% वैट है, या लंदन है, वहां पर भी जो वैट के सिस्टम है वो बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और यदि हम सिमिलर कॉन्सेप्ट से यहाँ पर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लाना चाहते हैं गिफ्ट सिटी में, या हम डोमेस्टिक एक्सचेंज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें हमारे पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को, जो बुलियन के टैक्स स्ट्रक्चर को और ज्वेलरी के टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। तो ये जो डिसीजन है, ये इंडस्ट्री एक तरफ है, बुलियन एक्सचेंजेस एक तरफ है, तो इन डिसीजनों को इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता। ये डिसीजन पे बहुत डेलिब्रेशन होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, इंडस्ट्री को भी साथ में रखा जाएगा। और सरकार को ये भी देखना होगा कि कहीं पर भी जाके सोने का दाम इन सब चीजों से बढ़ना नहीं चाहिए। और जैसे कि आशीष जी ने भी सही बात कही कि कस्टमर तैयार होना चाहिए ज्यादा जीएसटी देने के लिए, क्योंकि आज तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो इनबिल्ट होती है, और जो जीएसटी को आपको सेपरेटली दर्शाना पड़ता है इनवॉइस के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इतना आसान नहीं है जितने आसानी से ये न्यूज आज चली है और इसका जो इम्पैक्ट आया है। मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से ये डिसीजन होंगे। जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को मिलके इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। सर, बजट में गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर आप लोग कितना प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि इंपोर्ट पे इतनी ज़्यादा निर्भरता हमें गोल्ड को लेकर है, जबकि हमारे देश में इतना रिजर्व पड़ा हुआ है, हर घर में सोना है, उसके बाद भी हम इंपोर्ट पे शायद 80 से 90% के आसपास हम गोल्ड ज्वेलरी के लिए इंपोर्ट ही कर रहे हैं, मैं अगर सही हूँ तो। सर, तो इसको लेकर आप लोग की क्या तैयारी है सर? सुरेंद्र मेहता जी। देखिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सरकार की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लेकिन यदि आप बैंकों को देखें तो बैंकों ने इसमें क्या प्रोग्रेस किया? कुछ भी प्रोग्रेस बैंकों की तरफ से नहीं है। आज भी बैंक इंडियन रिफाइनर, जो इंडिया गुड डिलीवरी रिफाइनर है, उनको एनरोल करने तक के लिए तैयार नहीं है। सीपीटीसी उन रिफाइनरों को जीएमएस स्कीम में कोई बैंक एनरोल नहीं कर रही है। हमारे देश में सिर्फ एक एलबीएमए रिफाइनर है, आप उसी को एनरोल करेंगे तो स्कीम कहाँ से सक्सेस होगी? आप ज्वेलर्स को तो इन्वॉल्व आप करना चाहते हैं, लेकिन रिफाइनर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो इस प्रकार से स्कीम सक्सेस नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से उसमें बहुत बड़ा गैप है, जो सरकार चाहती है, जो बैंकें चाहती हैं। मेरे ख्याल से इसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से हमारा तो पूरा सपोर्ट रहेगा कि जीएमएस स्कीम सक्सेस हो, सरकार की इंपोर्ट पर, गोल्ड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, लेकिन जब तक इसमें बैंक अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाते, ये स्कीम सक्सेस हो ही नहीं सकती।
ओके, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और तमाम डिटेल्स पर बात की, चाहे वो गोल्ड इंपोर्ट हो या बजट से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे वो गोल्ड मोनेटाइजेशन हो। अब जीजेसी से आशीष पेठे जी, आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आप बजट को लेकर क्या चाह रहे हैं, बजट में क्या चाह रहा है और किस तरह के प्रपोजल आपने सरकार के पास भेजे हैं इस बार? हम हर साल भेजते हैं, वैसे हमने ऑलरेडी हमारा रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेज दिया है, जिसमें हमने 4-5 चीज़ों पे फोकस रखा है। एक तो हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं, जीएसटी काउंसिल का मामला है, अगर जीएसटी रेट में अब कोई रैशनलाइजेशन होता है, क्योंकि जब जीएसटी बना था तब रेवेन्यू इक्विवेलेंस के हिसाब से एक्चुअली जीएसटी जनरली पे 1 से 1.25% लग रहा था, आज 3% है। वी आर थैंकफुल कि उन्होंने 5% से अंदर 3% हमें दिया था, लेकिन अगर उसमें कुछ रैशनलाइजेशन हो जाए तो अच्छा होगा। दूसरा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 500 ग्राम तक हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि मांग की है कि अगर 500 ग्राम तक कोई भी घर से सोना अगर डिपॉजिट होता है तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या पूछताछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक के घर में बाप दादा से दादी से आया हुआ सोना रहता है, उसका परचेज प्रूफ बहुत बारे लोगों के पास नहीं होता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर लोगों के मन में डर है ईएमएस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये स्कीम सक्सेस नहीं होगा। हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस वैसा ही बरकरार रहेगा। अगर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो 25-28 हजार टन सोना है यहाँ पे, उसको हमें बाहर निकाल के यूटिलाइज करना है, तो कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़ के जो कंज्यूमर्स है उनको रीअश्योर करना पड़ेगा। ज्वेलरी का ईएमआई आज 4 से 5 सालों में बंद है, अगर उसमें अलाउ किया जाए रिजर्व बैंक के थ्रू, तो लोगों को फॉर्मली सोना लेना क्रेडिट कार्ड पे प्लास्टिक मनी या डिजिटलाइजेशन के थ्रू वो सोना ले पाएंगे, तो वो भी उसी तरह से भी ये ज्वेलरी ट्रेड ज्यादा फॉर्मलाइज हो सकेंगे। ऐसे बहुत सारे हमने रिकमेंडेशन सरकार को भेजे हैं। देखते हैं ओके, तो ये कुछ रिकमेंडेशन जीजेसी की तरफ से गई। सर, इसमें डिटेल्स में भी आगे आपसे बात करेंगे। शुक्रिया आशीष पेठे साहब, आपने वक्त निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ रविंद्र राव और किशोर नाने साहब भी बने हुए हैं। सर, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर ही आपकी राय किशोर सर जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको, हालांकि शुरुआती तेजी अब कम होती दिख रही है, यहाँ से अब क्या लग रहा है, यहाँ से मार्केट और गिर सकता है या वापस से तेजी लौटेगी? देखो शमोहन, मार्केट में इन्फ्लेशन को जो रिलेटेड जो डर है वो कहीं ना कहीं रियलाइज होते लग रहे हैं कि चाहे इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़त है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्ली 3 रेट हाइक्स के लिए मार्केट तैयार है। सो रेट हाइक का अनाउंसमेंट आने का जो बाद भी सोना गिरा नहीं है, उल्टा एक्चुअली सोना चढ़ा। तो उसका मतलब ये है कि जो रियल रिटर्न्स जो आपको जो बोलते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड माइनस इन्फ्लेशन जो रियल रिटर्न से और फर्दर नेगेटिव हो गया, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आप सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के बाहर रहेगा और जो रफ्तार से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकता है उससे ज्यादा आपको प्रेशर इन्फ्लेशन से रहेगा। सो उसको नजर में रखते हुए गोल्ड का जो तेजी देखे थे, मेरे हिसाब से थोड़ा भी डिप्स मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी ही करना चाहिए। फरवरी वायदा मैं बोलता हूँ 48,550 के आसपास आप बाइंग का मौका ढूंढ सकते हैं। 48,400 का इंट्राडे स्टॉप लॉस हो सकता है, 48,900 का इंट्राडे टारगेट्स हो सकता है। बट अगर थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म आप देखते हैं, प्रॉबेबली आपको 49,800 या 50,100 तक आपको अपसाइड देख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है करंट लेवल है से आपको अगर शाम के 6 घंटे बचे हुए 6-7 घंटे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या आपको मौके दिख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आज? बिल्कुल विश्व मोहन, मेरे हिसाब से हमारा भी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स है। 48,500 इज अ गुड सपोर्ट। आज जब भी जो इंपोर्ट ड्यूटी का जब भी न्यूज आया उसके बाद हमने इंडियन मार्केट्स में डिस्काउंट बढ़ते हुए देखा और प्राइसेस अराउंड 48,500 का एक डिप मार के वहां से फिर शार्प रिकवरी आया, तो मेरे ख्याल से वही एक सपोर्ट है। और हमें लगता है कि ऊपर में 48,900 48,950 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां पर टेस्ट करना चाहिए मार्केट। इंटरनेशनली अगर देखें तो इंटरनेशनल में 1812 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्पॉट गोल्ड में। अगर वो निकल जाता है तो फिर से 1834 का जो पहले का जो रेजिस्टेंस है वो फिर से प्ले में आएगा।
तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है आफ्टर यस्टरडेज ईसीबी मीटिंग, क्योंकि ईसीबी में भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लेके फिर से कंसर्न्स दिखाया उन्होंने, और उन्होंने भी टेपरिंग की बात की है। तो मेरे हिसाब से डॉलर में थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेशर रहेगा, और उसके चलते गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है जब तक 48,100 48,200 होल्ड है ऑन द लोअर साइड। आई थिंक डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। 48,600 पर 650 रुपए पे खरीदारी की सलाह है इनकी। चलिए, एक कॉलर के सवाल आ रहा है। अभिषेक है औरंगाबाद से। इन्होंने 62,100 पे अपना प्रॉफिट बुक किया है अभी, और चाह रहा है कि नया फ्रेश पोजीशन चांदी में बनाना चाह रहे हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको, नई अगर किसी को पोजीशन बनानी है चांदी में तो किस लेवल पे इनको एंट्री करने चाहिए, और किस साइड, बाई या सेल साइड में? आई थिंक बाय कर सकते हैं। प्रॉब्ली आपको 61,700 तक रुकना चाहिए। नीचे में 61,700 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। अगर इंट्राडे व्यू है तो 61,400 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में 62,500 62,550 के आसपास का आपका टारगेट। ओके, यानी व्यू क्लियर है। 61,700 रुपए तक आने दीजिए, उस लेवल पे वापस से आप एंट्री करें नई पोजीशन के लिए। 61,400 रुपए का स्टॉप पर जरूर लगा ले अगर इंट्राडे का व्यू है, और जो टारगेट दे रहे हैं वो है 62,500 रुपए का। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी में आज किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? चांदी में आई थिंक विश्व मोहन एक बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट लिया है इंटरनेशनल मार्केट में। स्पॉट में अराउंड $21.42 के आसपास डबल बॉटम है, और एक अच्छा हैमर पैटर्न है ऑन द लोअर साइड। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस है, प्लस अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एक रिबाउंड है। तो दोनों साइड से एक सपोर्ट आ सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि ये 63,500 से 63,900 तक जा सकता है सिल्वर। सो अगर कोई भी इसमें डिप आता है टुवर्ड 61,500 61,400, आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 60,800 60,900 का एक सपोर्ट रहेगा इसमें, और जैसे मैंने बताया अपसाइड 63,500 से लेके 63,900 तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, कच्चे तेल की कीमतों पर आज काफी दबाव दिख रहा है। किशोर से क्या लग रहा है कि कच्चे तेल में गिरावट और बढ़ेगी क्या? जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका और यूके के जो नए नंबर्स आ रहे हैं, हर दूसरे दिन ये डबल हो रहे हैं। ऐसे में क्या ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंता है, और ओपेक प्लस क्या इस तरह के फैसले ले सकता है जो 4 जनवरी को इनकी अगली बैठक है उससे पहले भी ये रिव्यू कर सकते हैं क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से ओमिक्रॉन का केसेस तो बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस है मार्केट में, बट खुशी इस बात का है कि इसका जो सिम्टम्स है और डेथ रेट है काफी कम है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को आई थिंक ये एस्टिमेशन भी है कि जितना सीवियर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो पिछली बार लगाया था उतना सीवियर नहीं होगा, और कई कंट्रीज ने जो पहले भी बंद कर रहे थे वो धीरे धीरे वापस खोलने लगा। तो डिमांड साइड एक्चुअली पॉजिटिव है, डिमांड बढ़ रहे हैं। 2022 का भी अगर देखें तो डिमांड अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्गर डिमांड एक्सपेक्टेशन से, और जो सप्लाई ही एक्चुअली टाइट है। तो मेरे हिसाब से इसमें शॉर्ट टर्म तेजी बरकरार रहेगा, बट अगेन जैसा आज इंट्राडे थोड़ा सा प्रेशर में है, तो मेरे हिसाब से डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। 5375 5360 के आसपास का जो लेवल्स है वो बेटर लेवल्स रहेंगे। 5325 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉब्ली आपको 5450 या 5460 के टारगेट्स के लिए। रविंद्र जी, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल को लेकर? क्या लग रहा है आपको, यहाँ से किधर जा सकता है कच्चा तेल अब? विश्वमोहन, मेरे हिसाब से एक टाइट रेंज है क्रूड में। अगर WTI देखे तो $68 का एक फ्लोर है, और अपसाइड $73-74 के आसपास कैप हो चुका है। मेरे हिसाब से मिक्स फैक्टर्स है, और उसके चलते थोड़ा सा एक साइडवेज मूव कंटिन्यू रहेगा इसमें। ओमिक्रॉन के लेके जो चिंता थी वो थोड़ी सी सबसाइड हुई है, बट स्टिल देयर इज कंसर्न्स अभी भी बैकग्राउंड में है। तो मेरे हिसाब से और उसके बाद IEA ने डिमांड को भी थोड़ा सा डिग्रेड किया है फॉर 2022, और सप्लाई देयर इज अ चांस कि सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो वो थोड़ा सा प्रेशराइज करेगा प्राइसेस को। तो मेरे हिसाब से रेंज कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये $74 के ऊपर निकल नहीं जाता, तब तक एक रेंज रहेगा, और नीचे में 68 हाफ के आसपास अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विच comes to around 5,300 to 5,280 MCX पर। वो एक अच्छा लेवल होगा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव।
और अपसाइड में जब तक कि ये 5610 नहीं निकलता तब तक इसमें जो भी राइस आता है टुवर्ड्स 5500 या 550, आई थिंक दैट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से 5250 से लेके 5550 का रेंज कंटिन्यू रहेगा इसमें। दोनों तरफ के ट्रेड आपको बनेंगे, नीचे की तरफ खरीदिए, ऊपर जब जाए तो आप बेच सकते हैं। एक सवाल भी क्रूड को लेकर ही है, श्रीकर है हैदराबाद से, इनके पास क्रूड के 2 लॉट हैं 5429। किशोर जी आप क्या इनको सलाह देंगे? 5429 पे लॉन्ग कर रखी है इन्होंने 2 लॉट, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक आपको अगर मीडियम टर्म मेंटेन करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली 5325 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नहीं है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए एक बार काट के नीचे में वापस बाइंग करना बेटर रहेगा। सो अगेन द कॉल इज हिज कि फिलहाल के लिए मोमेंटम डाउन साइड है आज ड्यूरिंग द डे, तो मे बी प्रॉब्ली 5375 5350 तक भी डाउन साइड है। तो अगर आपको करंट लेवल से एक बार निकल के नीचे में आप वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या नहीं है मुझे होल्ड करना ही है तो आप तो 5325 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप नहीं निकलना चाहते हैं, हालांकि आपके बाइंग लेवल के आसपास ही है, तो आप 5325 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके बाद होल्ड करें, और नहीं तो इस पोजीशन को काटे और नीचे की तरफ बाइंग करने की कोशिश करें। चलिए एक और कॉलर है, योगेश हैं जयपुर से, इनके पास कॉपर के 2 लॉट है 741 741 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है, और गोल्ड 2 लॉट 48,677 48677 पे लॉन्ग किया है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे इनको? कॉपर और गोल्ड है, कॉपर में शॉर्ट और गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन है। वेल गोल्ड में तो आई थिंक लॉन्ग में रह सकते हैं, 48,850 48,900 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बना हुआ है आज के सेशन में। जब तक ये 738 होल्ड करता है मेरे हिसाब से 745 746 तक का लेवल आ सकता है। 746 से बहुत बार मार्केट रिवर्स हुआ है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप या तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अराउंड 746 के आसपास, या फिर अगर आपको से 740 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। और शॉर्ट थोड़ा सा रिस्की लग रहा है आज के सेशन में जब तक कि 738 होल्ड है। सो आई थिंक बेटर टू एग्जिट नियर 740 या फिर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 746 का। यानी आप प्रॉफिट में ही हैं, 741 की के लेवल पे आपने शॉर्ट किया है तो आप प्रॉफिट में ही हैं। तो किशोर जी आप क्या सलाह देंगे? क्या आप भी निकल जाने की सलाह देंगे कॉपर की शॉर्ट पोजीशन से? आई थिंक कॉपर की शॉर्ट पोजीशन प्रॉब्ली आप अगेन सी जैसा रविंद्र बोला प्रॉब्ली 746 मैक्सिमम 749 तक जगह है, बट आपको डाउन साइड में अगेन 736 731 तक भी अगेन डाउन साइड भी जगह है। तो जैसा इधर अगर आपको शॉर्ट है तो प्रॉब्ली 746 का इंट्राडे तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकलना चाहिए। नहीं है आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो 749 है, सो आपको डाउन साइड में 731 736 के बीच में आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है कॉपर को लेकर। चलिए आखिरी सवाल नरेश महाराष्ट्र का है, कॉटन मार्केट पे आउटलुक चाहिए। रविंद्र जी क्या कॉटन मार्केट का क्या आउटलुक है? कॉटन में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस है विश्व मोहन, मुझे लगता है कि जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 32,200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि 32,400 500 तक जा सकता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिवर्स हो चुका है। ऊपर में 33,500 34,000 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है इसमें, तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार 30,000 से 30,500 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं। सो इमीडिएट टर्म में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस है, हो सकता है कि 300-400 रुपए बढ़ सकता है, बट देन वहां से फिर से एक बार सेलिंग आएगी और फिर से एक बार हम 30,600 तक के लेवल्स इसमें देख पाएंगे कॉटन को लेकर। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, किशोर जी आपने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मन। नमस्कार।